हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो जैसे कि आप सब अभी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे जेनेवा कन्वेंशन। तो आज हम लोग उस जेनेवा कन्वेंशन या जेनेवा समझौता के बारे में सब चीज़ जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये मुद्दा उठा कहाँ से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 27 फरवरी 2019 को भारतीय और पाकिस्तानी एयरफोर्सेस के बीच में एक मुठभेड़ हुआ था थोड़ा सा। और पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान F-16 जो भारतीय एयरफोर्सेस ने मार के गिरा दिया एलओसी पर, और भारत का एक विमान MiG-21 भी नष्ट हो गया। और उसके पायलट जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो उस वक्त लापता हो गए। और फिर बाद में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि वो विंग कमांडर अभिनंदन उनके कब्जे में है। और अब उस कब्जे को लेकर थोड़ा सा सियासत भी हुआ और फिर सभी भारतीय ये चाहते थे कि वो वापस आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार निश्चिंत थी और थोड़ा सा एक हेल्प भी मिला, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया वो अभिनंदन उनके कब्जे में है, तो भारत को याद आया एक समझौता जो था जेनेवा समझौता। अब जेनेवा समझौता रिलेटेड है जो युद्ध बंदी होते हैं उनसे रिलेटेड। तो आप जानते हो कि जब भी कोई कुछ देशों के बीच में या दो देश हो या दो से अधिक देश हो, कभी भी जब वार होता है तो वार के टाइम में कुछ ऐसे हमारे सैनिक होते हैं या अपोजिशन के सैनिक होते हैं जो गलती से या तो हमारे खेमे में आ जाते हैं या फिर वो घायल होने के बाद आ जाते हैं। तो उनके साथ एक मानवीय बर्ताव हो, इसको लेकर एक समझौता हुआ था जिसको कहा गया जेनेवा समझौता, यानी ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जेनेवा में। तो चलिए अब डिटेल से जानते हैं इसके बारे में क्या क्या हुआ था उस समझौते में और उस समझौते के तहत क्या नहीं हो सकता है एक युद्ध बंदी के साथ। तो चलिए जानते हैं सब चीज। तो जेनेवा कन्वेंशन का सबसे पहले ये देखते हैं इसका मकसद क्या था। तो मैंने अभी आपको बताया इसका मकसद था युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना। ठीक है, इसका मकसद यही था कि युद्ध के वक्त कहीं मानवीय मूल्यों का उल्लंघन ना हो, उनको बनाया रखा जा सके। तो मानवता को बरकरार बनाए रखने के लिए जो पहली संधि हुई थी वो हुई थी 1864 ईस्वी में। आपको बस डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग बस वही चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोई भी पॉलिटिक्स यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला संधि कब हुआ था? यह हुआ था 1864 ईस्वी में। दूसरा संधि हुआ 1906 ईस्वी में। तीसरा संधि हुआ 1929 ईस्वी में। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 ईस्वी में हुआ, जिसमें 194 देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। तो 4 संधि हुआ है टोटल। 3 संधि पहले हुआ था और इसी को मॉडिफाई किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो पहला संधि हुआ 1864, दूसरा हुआ 1906, तीसरा हुआ 1929 और चौथा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में, जिसमें टोटल 194 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्या इस समझौते में क्या कहा गया और क्यों अभी ये चर्चे में आया, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक जेनेवा समझौते में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव होना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है, इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि युद्ध बंदियों यानी POW, ये POW टर्म आपके लिए अभी क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट है। युद्ध बंदी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, युद्ध बंदी क्या हो गया? प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यही होता है POW। तो POW का क्या अधिकार हो सकता है यह बताया गया जिनेवा कन्वेंशन में। ठीक है, तो जेनेवा संधि से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस संधि में दिए गए अनुच्छेद 3 के तहत घायल सैनिकों की उचित देखरेख की जानी चाहिए। इसका जो अनुच्छेद 3 है संधि का, उसके तहत घायल सैनिक जो भी हैं, अगर वह अपोजिशन के खेमे में चले जाते हैं तो उनकी अच्छी देखभाल होनी चाहिए और उनका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब वो युद्ध नहीं कर रहे हैं और युद्ध के बाद वो अपोजिशन के खेमे में चले गए हैं तो उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। संधि के तहत उन्हें खाना पीना और जरूरत की सभी चीजों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी संधि के तहत, जेनेवा संधि के तहत अगर कोई युद्धबंदी आपके इलाके में आता है
तो सभी तरह की जरूरतों को आपको पूरा करना पड़ेगा जो उसे जरूरत हो। इस संधि के मुताबिक किसी भी युद्ध बंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता है, यानी आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप उसको कुछ भी बताने पर या कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि संधि के तहत युद्ध बंदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि युद्ध बंदियों को डराया धमकाया नहीं जा सकता है इस संधि के तहत। युद्ध बंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर कोई युद्ध बंदी पकड़ाया जाता है तो उसके बारे में, उसके जात का डिटेल, उसके धर्म का डिटेल, उसके जन्म के बारे में, इन सारी चीजों को पूछकर उसे परेशान नहीं किया जा सकता है। यह संधि किसी देश के सैनिक के पकड़े जाने पर लागू होती है, फिर चाहे वह महिला हो या पुरुष। तो संधि किसी पर भी लागू होगा, यानी अगर कोई महिला अधिकारी है या कोई पुरुष अधिकारी है, कोई भी हो, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर यह संधि उसी वक्त लागू हो जाएगा। युद्ध बंदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के बाद युद्ध बंदी को वापस लौटाना होता है। यानी यहां पे प्रावधान दिया गया है, अगर कोई युद्ध बंदी पकड़ाता है तो आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाए तब आपको इस बंदी को वापस करना पड़ेगा। कोई भी देश युद्ध बंदी से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में ही पूछ सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश अगर किसी भी युद्ध बंदी को पकड़, उसके पास कोई भी युद्ध बंदी है, उससे सिर्फ उसका नाम, उसका सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछा सकता है। जैसे कि आपने अभिनंदन के बारे में अभी देखा होगा, पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया था। ठीक है, उस वीडियो में पाकिस्तान के कुछ अधिकारी उनसे कुछ पूछताछ कर रहे थे, जिसमें अभिनंदन ने बहुत ही अपना शौर्य का प्रदर्शन किया और बहुत ही हिम्मत से उन्होंने सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब दिया जो इस संधि के तहत जवाब देना जरूरी था। यानी उनको नाम पूछा गया, उन्होंने नाम बताया, अपना नंबर बताया जो उनका बैच नंबर था, और अपना यूनिट बताया जिससे वो गए थे। इससे ज्यादा उनसे पूछने की कोशिश की पाकिस्तानी अधिकारियों ने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस मामले को लेकर थोड़ा सा खराब रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। अब देखो, अभी ही एक इस संधि का थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, तब फिर आपको पता चल जाएगा कि इसने क्या क्या उल्लंघन किया है। अगला पॉइंट है कि जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक टीवी पर अगर युद्ध बंदियों के चित्र, वीडियो या उनसे जुड़ी अन्य चीजें दिखाई जाती है तो यह जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। तो इसी का मैं बात कर रहा था कि अभी आप जानते हो कि पाकिस्तान मीडिया ने जो अभिनंदन है उनका चित्र भी दिखाया, यानी पिक्चर भी दिखाया, वीडियो भी दिखाया, तो हर तरह की चीजों को उन्होंने दिखाया जो जेनेवा कन्वेंशन का एक उल्लंघन है। तो उन्होंने ये उल्लंघन किया। अब उनके साथ किस तरह का बर्ताव वहां पे किया गया ये तो अभी क्लियर नहीं पता है, कोई भी एक पुख्ता सबूत नहीं है कि उनके साथ अच्छा बिहेव किया जा रहा है या उनके साथ खराब बिहेव किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 28 फरवरी 2019 को, और आज ही शाम में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अनाउंस किया है कि वो लोग 1 मार्च को अभिनंदन को छोड़ने जा रहे हैं। तो ये जेनेवा कन्वेंशन का ही एक दबाव है जिसके कारण से उनको रिलीज करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले ही पब्लिश कर दिया कि उनके पास हमारा एक पायलट है, और अगर उन्होंने ये पब्लिश कर दिया यानी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एक युद्ध बंदी ही हुआ। ठीक है, और अब वो मजबूर हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो भी है वो पॉलिटिकल मैटर है, हमें उनमें नहीं पड़ना है, बस हमें ये जानना है कि इनका क्यों अभी चर्चा हुआ। तो अभिनंदन से रिलेटेड केस में ये बहुत ही सॉलिड, एक पुख्ता एक तरीका था उनको वापस लाने का, जो बिल्कुल 100% प्रूव हुआ कि ये काम कर गया ये संधि। ठीक है, और उनको वापस करना पड़ा। तो चलिए, इतना ही जानना है आपको इसके बारे में, बहुत ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।